हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग LIC HFL इंटरव्यू 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। पिछले सेशन में हम लोगों ने HR या फिर PI रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करी थी। ये सेशन 2 है जिसके अंदर हम लोग LIC HFL, नेशनल हाउसिंग बैंक या इसी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, कॉन्सेप्ट्स है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे हमारे LIC HFL के आने वाले इंटरव्यू के लिए। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप IBPS इंटरव्यूज डाल के सर्च करोगे, लास्ट में SB है। IBPS इंटरव्यूज डाल के सर्च करोगे, आप लोगों को मेरा इंटरव्यू का ग्रुप मिल जाएगा, जहां पे इसकी PDF या फिर जो भी आप लोगों की प्रैक्टिस है वहां पर वो अवेलेबल होगी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से बोला था कि आप लोग कोशिश करिए कि हर क्वेश्चन का अपना आंसर लिखें। अगर अपना आंसर नहीं लिख सकते तो मेरे वाले ही आंसर को कॉपी कर लें, उसको अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर लें। उसकी बोलकर आपको प्रैक्टिस करनी है। जितना ज्यादा बोल के प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप लोग इंटरव्यू दे पाओगे। और एक्चुअली में आपको बोलना है, ये नहीं कि खाली रीड कर लिया। प्रॉपरली बोलना है जिस तरह से मैंने बोल के आप लोगों को दिखाया है, मतलब सुनाया है। अब हम LIC HFL NHB और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करते हैं। इज LIC HFL अ प्राइवेट और अ पब्लिक कंपनी? आपसे पूछ सकते हैं, आप LIC HFL ज्वाइन करने आ रहे हो, उन्हें उन इंटरव्यूअर्स को भी पता है कि आप में से हर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। स्पेसिफिकली LIC HFL में क्लर्क बनने का सपना किसी ने नहीं देखा था, है ना। बैंक PO की, बैंक क्लर्क की, सबकी जॉब कर रहे थे, तो उन्हें भी पता है ये बात। तो आपसे पूछेंगे कि LIC HFL पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है? तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इट इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, इट इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक, पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। देयर इज अ डिफरेंस। पब्लिक सेक्टर वो होता है जिसके अंदर गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग मेजोरिटी में होती है, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो होती है जिसमें पब्लिक का पैसा ज्यादा होता है। इट इज अ सब्सिडरी ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन जून 1989 एंड इट इज लिस्टेड ऑन NSE एंड BSE। जब पब्लिक से पैसा आ गया है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, मेजोरिटी पब्लिक की है इसके अंदर, दैट मीन्स ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। टेल अस समथिंग अबाउट LIC HFL। नाउ, आप LIC HFL ज्वाइन करने जा रहे हो, आपने उसका एग्जाम भी दिया है और आपने उसके बारे में बहुत कुछ है ना। आपने एग्जाम दिया, आप इंटरव्यू देने आ गए, आपने पढ़ाई करी, तो दे आर एक्सपेक्टिंग ना कि आप जब इंटरव्यू देने आ रहे हो तो एटलीस्ट आपको कंपनी के बारे में तो कुछ पता होना चाहिए। फर्स्ट थिंग, इट इज द इंडिया लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। So when you are talking about LIC HFL, LIC HFL is the largest housing finance company of India. It is promoted by LIC of India in 1989. So LIC has created or promoted this company in 1989, but why? With the objective of providing long-term finance for the purchase or construction of residential houses or flats. So the objective was to provide long-term finance. And when we talk about long-term finance, we talk about financing for say 8 years, 10 years, 15 years. Because if you are taking a loan of say 50 lakhs rupees, 60 lakh rupees, 1 crore rupees to buy a house, to construct your house, you cannot just repay the same amount in 5 years. It takes a long time tenure. Housing loans typically ranges from 10 years to 15 years to 20 years. It is headquartered in Mumbai. The headquarter of LIC HFL is in Mumbai. It has a wide network of approximately 314 marketing offices across India and a representative office in Dubai to serve NRI customers. तो LIC HFL हमारी इंडिया की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। LIC ऑफ इंडिया ने इसको 1989 में प्रमोट किया था, और ऑब्जेक्टिव ये था इसे प्रमोट करने के पीछे कि लोगों को उनका घर खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए, फ्लैट खरीदने के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस दिया जाए। ये मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। करीब करीब 314 मार्केटिंग ऑफिसेज हैं इंडिया में LIC HFL के, और एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस दुबई में बनाया हुआ है टू सर्व NRI कस्टमर्स। What are the major products offered by HFL? So what are the major products which are being offered by LIC HFL? Home loans. Home loans are being given for purchase or for construction. होम इंप्रूवमेंट और एक्सटेंशन लोन। फॉर एग्जाम्पल, आपका ऑलरेडी घर बना हुआ है, आपको उसमें एक फ्लोर और बनवाना है, आपको घर में रेनोवेट कराना है, आपको लोन की जरूरत है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज, आप घर को मॉर्गेज करके पैसा ले रहे हो, उस पैसे को आप अपने किसी बिजनेस में भी लगा सकते हो, किसी और काम में भी लगा सकते हो, दूसरा घर भी खरीद सकते हो। टॉप अप लोन्स। टॉप अप लोन्स की आपने घर के लिए लोन लिया हुआ है, से आपने 50 लाख रुपए लोन लिया, आप कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो, बट कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बढ़ गई और आपको 10 लाख रुपए और चाहिए, तो आप एडिशनल 10 लाख रुपए लोन लोगे, दैट वुड बी अ टॉप अप लोन। NRI होम लोन्स, यू आर नॉट लिविंग इन इंडिया बट यू नीड अ होम लोन। कंस्ट्रक्शन फाइनेंस बिल्डर लोन। अब जो बिल्डर्स होते हैं, जो लोग अपार्टमेंट्स बना रहे हैं, फ्लैट्स बना रहे हैं, उन्हें भी तो पैसा चाहिए, वो लोग भी लोन ले सकते हैं। गृह वशिष्ठ। सो गृह वरिष्ठ लोन जो है, इट इज फॉर सीनियर सिटीजन एंड सिमिलर अदर वेरिएंट्स।
ठीक है, बट ये नाम याद रखिएगा, गृह वरिष्ठ जो है सीनियर सिटीजन के लिए लोन है और ये काफी इंपॉर्टेंट लोन है। हु इज द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ LIC HFL? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। रेगुलेटरी बॉडी इज RBI, बट LIC HFL वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ NHB. So in 1988, when NHB was created, it was given both regulatory role as well as supervisory role for housing finance companies of India. But in the budget of 2019, what Madam Sitaraman said in the parliament during the budget presentation, she said that RBI is going to be the sole regulatory body. RBI is going to be the sole regulatory body for housing finance companies, and NHB was left only with the supervisory role. So at present, since 2019, RBI is the regulatory authority for LIC HFL, and NHB is the supervisory authority of for LIC HFL. Now, what is the difference between regulatory and supervisory? रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी में क्या फर्क है? रेगुलेटरी में होता है कि जो भी आपके नियम कानून या गाइडलाइंस बन रही है ना, देखो कानून बनाना हमारा पार्लियामेंट का काम है। कानून बनाना हमारे पार्लियामेंट का काम है, जो लॉज है, जो एक्ट है हमारे। बट उन एक्ट्स को ध्यान में रखते हुए जो बिजनेस के लिए गाइडलाइंस देना है, गाइडलाइंस देना आरबीआई का काम है। जैसे आरबीआई ने एनपीए की गाइडलाइन दी, आरबीआई ने सरफासी एक्ट में काम करने के लिए गाइडलाइन दी, तो वो गाइडलाइन देना, सर्कुलर देना, नोटिस देना, इंस्ट्रक्शन देना आरबीआई का काम है। वो रेगुलेटरी वर्क है कि वो उसके रेगुलेशन में काम कर रहा है ना। व्हाट इज द पार्ट ऑफ सुपरवाइजरी वर्क? सुपरवाइजरी वर्क क्या है? सुपरवाइजरी होता है, जैसे आप कहीं पे भी देखो, सुपरवाइज करना क्या होता है? देखरेख करना होता है ना। तो सुपरवाइजरी वर्क होता है कि जो भी आरबीआई ने नियम कानून दिए हुए हैं या आरबीआई ने गाइडलाइंस दिए हुए, दिशा निर्देश बोलते हैं हिंदी में, दिशा निर्देश दिए हुए हैं, उन दिशा निर्देशों का पालन ढंग से हो रहा है, नहीं हो रहा, whether the company is following the guidelines and circulars or the directions issued by RBI, वो चेक करना और इटसेल्फ उस कंपनी को चेक करना, वो एक अलग फ्रेमवर्क होता है जिसमें हम देखते हैं क्या क्या देखना होता है। बट वो चेक करना, उन दिशा निर्देशों का पालन हो रहा है, नहीं हो रहा है, उस कंपनी की हेल्थ सही जा रही है, नहीं जा रही है, वो काम सुपरवाइजरी होता है। ठीक, ये होता है आपका रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी का फर्क। रेगुलेटरी बॉडी इज द आरबीआई एंड सुपरवाइजरी रोल इज लेफ्ट विद नेशनल हाउसिंग बैंक। What are the roles and responsibilities of junior assistant in HFL? So you have applied for assistant. Okay, so for me assistant and junior assistant are same. So junior assistant और the assistant वो क्लरिकल काम करता है ना। क्लरिकल काम क्या है कि आपका कस्टमर सर्विस हो गया, कस्टमर की क्वेरी हैंडल करना हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, लोन एप्लीकेशन को प्रोसेस करना हो गया, रिकॉर्ड मेंटेन करना हो गया, ऑफिस मैनेजमेंट से काम हो गया, या फिर जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्हें डेली ऑपरेशन में सपोर्ट करना, मार्केटिंग और बिजनेस में सपोर्ट करना, असिस्ट करना, डेवलपमेंट एक्टिविटीज में असिस्ट करना, या जो बेसिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, बैक ऑफिस वर्क है, वो सब देखना। तो ये सारा काम आपका इस तरह से काम रहेगा जो भी आपका असिस्टेंट की प्रोफाइल में होगा। बाकी आपके डिपार्टमेंट पे डिपेंड करेगा कि आपको क्या डिपार्टमेंट दिया जा रहा है। हो सकता है कंप्लायंस का डिपार्टमेंट हो, वहां पे आपको कस्टमर सर्विस नहीं करनी पड़ेगी। एचआर वाला डिपार्टमेंट अगर आपको मिल जाए, वहां पे कस्टमर सर्विस से कुछ लेना देना नहीं है। और या फिर हो सकता है कि आपको ब्रांच मिल जाए, तो ब्रांच में आपको कस्टमर सर्विस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो इट रेस्ट विद द डिपार्टमेंट, बट मेजर फंक्शन क्या है कि कस्टमर सर्विस, क्वेरी हैंडलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लोन एप्लीकेशन को प्रोसेस करना, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, ऑफिस मैनेजमेंट देखना, सीनियर्स को डेली ऑपरेशन में सपोर्ट करना, मार्केटिंग और बिजनेस डेवलपमेंट एक्टिविटीज में सपोर्ट करना, बेसिक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन देखना या बैक ऑफिस वर्क देखना। अब बेसिक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जब देखनी होती है ना, तो इसमें मेकर और चेकर का कॉन्सेप्ट होता है। कोई भी, जैसे मान लो किसी को पैसा जाना है, तो सिर्फ एक अकेला इंसान नहीं देगा, एक पर्सन एंट्री करेगा, दूसरा पर्सन उसे वेरीफाई करता है। तो एज एन असिस्टेंट आप मेकर बन सकते हो, बट चेकर बनने के लिए आपको ऑफिसर कैडर में आना पड़ेगा। टेल मी समथिंग अबाउट एनएचबी। नाउ एचएफएल रिलेटेड बात तो हो गई, अब जरा एनएचबी बताओ, एनएचबी क्या होता है? एनएचबी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1988 अंडर द एनएचबी एक्ट. It is the apex regulatory and promotional body for the housing finance sector in India. Now it is not a regulatory. It was a regulatory. It was formed as a regulatory body, but now it is not a regulatory. It is only a supervisory body. And we have also seen this in one of the previous questions. It supervises the housing finance companies, provides refinance support to banks and HFCs, formulates policies for affordable housing, and promotes financial inclusion in the housing sector. तो रेगुलेट्स नहीं है, रेगुलेशन का काम आरबीआई के पास जा चुका है, इनिशियली एनएचबी के पास था, नाउ इट इज विद आरबीआई।
एंड एनएचबी इस सब के अलावा एक रिफाइनेंस, हाँ रिफाइनेंस लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बैंक्स को, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को रिफाइनेंस देता है। रिफाइनेंस कैसा होता है, मैंने कई बार अलग अलग जगह समझाया भी है, अलग अलग वीडियोस में। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक कंपनी है एल आई सी एच एफ एल, एल आई सी एच एफ एल को पैसा देना है लोगों को, लोन देना है। मान लो एल आई सी एच एफ एल लोन दे रहा है कितने परसेंट पे, लेट से एल आई सी एच एफ एल लोन दे रहा है 10% पर। इस पैसे की एल आई सी एच एफ एल को भी कॉस्ट है। एल आई सी एच एफ एल यही पैसा अगर लोन में ना देकर कहीं पे और रखता तो इसको कुछ और इंटरेस्ट मिल रहा होता। एल आई सी एच एफ एल के पास पैसा है, वो अपना पैसा कस्टमर को लोन में दे रहा है। अब एक टाइम पर होगा कि इस पे पैसा नहीं होगा, ये पैसा कहां से लेकर आएगा? तो इसने क्या करा, एक कंपनी आई एनएचबी, एनएचबी ने बोला ये लो तुम पैसा मेरे से ले लो, तुमने यहाँ पे मान लो 100 करोड़ रुपए लोन दिया हुआ है, 100 करोड़ तुमने 10% पर दिया हुआ है। अब तुम्हारे पास और लोन देने के लिए पैसा नहीं है या पैसे की कमी है, ये तो ये जो 100 करोड़ तुमने दिया हो ना, ये तुम 100 करोड़ मुझसे ले लो और मेरे को तुम इस पे 2% का इंटरेस्ट दे देना या 4% का इंटरेस्ट दे देना। अब इस एल आई सी एच एफ एल पे 100 करोड़ रुपए और आ गए, ये 100 करोड़ को फिर से 10% पर दे सकता है। हुआ? तो ये रिफाइनेंस हो गया, जो पहले के लोन दिए हुए थे उन लोन के बदले में इसको एनएचबी से मिल गया। बट ये जो पैसा होता है ये कम इंटरेस्ट रेट पर मिलता है एनएचबी से जो मिला है, और ये बाहर मार्केट में ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लैंड कर रहा है। तो ये रिफाइनेंस का कॉन्सेप्ट होता है। एल आई सी एच एफ एल या फिर कोई भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, बैंक है, जो हाउसिंग सेक्टर में लोन देते हैं वो एनएचबी से रिफाइनेंस ले लेते हैं। इसी तरह से रिफाइनेंस या डेवलपमेंट का काम होता है। व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ एनएचबी? एनएचबी का मेजर फंक्शन क्या है? सुपरवाइजेस ऑल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, provide refinance facilities to HFCs and banks, formulate policies and guidelines for housing finance sector, promote affordable housing schemes and financial inclusion, conducts research and maintains data on housing trends, supports government initiatives like प्रधानमंत्री आवास योजना। अगेन आपने एक एक टर्म बीच में घुसा दी प्रधानमंत्री आवास योजना की, कि इंटरव्यू को आप पोक करते ही रहोगे कि मुझसे पीएमएवाई पूछो, पीएमएवाई पूछो। हम इसको स्कीम्स वाले वीडियो के अंदर करेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसिंग लोन्स इन इंडिया? इंडिया में हाउसिंग लोन्स कौन कौन से हमने पीछे भी पढ़े थे। होम लोन होता है, होम कंस्ट्रक्शन लोन होता है, होम इंप्रूवमेंट या फिर एक्सटेंशन लोन होता है, प्लॉट खरीदने के लिए लोन होता है, टॉप अप लोन होता है, बैलेंस ट्रांसफर लोन होता है। बैलेंस ट्रांसफर लोन में क्या होता है कि मान लो आपने आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले लिया, आपकी जॉब लग गई LIC HFL में, या आपका मन नहीं है SBI के साथ काम करने का, आपने अपना लोन दूसरी कंपनी में ट्रांसफर करा दिया, चाहे LIC HFL या किसी और बैंक में। तो उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने आपका लोन वहां से खरीद लिया। अब आप जो पे करोगे, मान लो कि आपका लोन LIC HFL में ट्रांसफर हो गया, तो अब आप SBI को पे नहीं करोगे, SBI को पूरा पैसा LIC HFL ने पे कर दिया, आप अब LIC HFL को पे करोगे। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है, NRI होम लोन्स होता है, फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट लोन्स होते हैं। ये हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसिंग लोन्स हैं। LTV क्या होता है? व्हाट इज द LTV रेशियो इन हाउसिंग फाइनेंस? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। LTV रेशियो होता है लोन टू वैल्यू रेशियो। मान लो कोई एक घर है, 50 लाख रुपए का घर है, आपने इस पर लोन दिया। अब से फॉर एग्जांपल आपने इस पे पूरा 50 लाख रुपए का लोन दे दिया, ठीक है। लोन देने से पहले कुछ आप इसमें फॉर्मेलिटीज करोगे, आपका इसमें खर्चा होगा। और मान लो कस्टमर ने 50 लाख रुपए का लोन नहीं चुकाया, अब आप क्या करोगे? अब आप वो घर बेचकर उसका पैसा वसूलोगे। तो घर बेच के पैसा तो आपको 50 लाख रुपए ही मिला, बट आपने लोन देने से पहले खर्चा करा, फिर आपने घर बेचने में खर्चा करा, वो सारा खर्चा कहाँ से आएगा? और कस्टमर को क्या है, 50 लाख का घर है, 50 लाख वो लेकर चला गया, तो कस्टमर को तो कुछ फायदा नुकसान नहीं है, आपको भी कुछ फायदा नुकसान नहीं हुआ। तो आप क्या करते हो, आप अगर 50 लाख का घर है तो आप इस पे लोन कम दोगे, जैसे 45 लाख लोन दे रहे हो या 40 लाख लोन दे रहे हो या 35 लाख लोन दे रहे हो। तो ये जो होता है, कितना पैसा आप दे रहे हो, कितना परसेंट दे रहे हो, जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसका कितना परसेंट आप लोन दे रहे हो, वो आपका LTV रेशियो कहलाता है। जैसे मैंने एग्जांपल देकर बताया कि अगर 50 लाख का घर है, उस पर 40 लाख लोन दिया है, दैट मीन्स LTV आपका 80% है। ऐसा क्यों करा आपने? क्योंकि अगर 50 लाख का घर है, 40 लाख लोन दिया है, तो 10 लाख तो कस्टमर को अपने पास से डालना पड़ेगा। अब उस घर में कस्टमर का पैसा लग गया तो कस्टमर फ्रॉड नहीं करेगा, क्योंकि उसका पैसा चला जाएगा अगर उसने फ्रॉड करा तो। दूसरा, इससे क्या होता है, इससे रिस्क कम होता है। LTV जितना कम होता है, जितना कम लोन टू वैल्यू रेशियो होता है, उतना ही कम रिस्क होता है लेंडर के लिए। LTV stands for loan to value ratio. It is the ratio of the loan amount to the market value of the property. For example, if the property is worth rupees 50 lakhs
and the bank or the HFC gives a loan of rupees 40 lakh, then LTV is 80%. Lower LTV means lower risk for the lender. What is a credit rating agency? What are its main function? अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी सिविल वगैरह ये सब मैंने आपको बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियो में करवाया भी है। आप लोगों को जब भी मैंने प्लेलिस्ट दी है मैंने बोला भी है कि ये चीजें आप लोगों को करनी है। नहीं करी तो आई एम नॉट श्योर, बट अगर करी है तो वेल एंड गुड, आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो होती है ना, ये कंपनीज की, गवर्नमेंट की या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की क्रेडिट वर्दीनेस को रेट करती हैं। इसमें दे असाइन क्रेडिट रेटिंग्स, जैसे ट्रिपल ए रेटिंग है, डबल ए रेटिंग है। इसकी हेल्प से जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो डिसीजन ले पाते हैं कि किसी कंपनी में, किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, और फाइनेंशियल मार्केट की ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। जो रेटेड एजेंसीज होती हैं उनकी हेल्थ मॉनिटर करते रहते हैं रेगुलरली, जैसे क्रिसिल है, आईसीआरए है, केयर है और ब्रिकवर्क्स रेटिंग है। ये कुछ हमारी रेटिंग एजेंसीज है, सीआरए कहते हैं शॉर्ट में, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। ऐसी सीआईसीज होती है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। सीआईसीज क्या करती हैं? जैसे सीआरए तो आपकी कंपनीज को, गवर्नमेंट्स को, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को रेट करती हैं, सीआईसीज आपको रेट करती हैं, मतलब इंडिविजुअल बोरोवर्स को रेट करती हैं। सीआईसी आपको एक स्कोर देती है आपके लोन रिपेमेंट हिस्ट्री को देखते हुए। जैसे सिबिल है, सिबिल आप लोगों ने टीवी में भी सुना होगा, सिबिल स्कोर होता है। तो सिबिल क्या होता है? सिबिल स्कोर क्या इंडिकेट करता है? सिबिल सबसे पहले तो एक कंपनी का नाम है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। इंडिया का पहला क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है। ये हर इंडिविजुअल की क्रेडिट हिस्ट्री मेंटेन करके रखता है। डेटा कैसे आता है इनके पास? डेटा आता है बैंकों के थ्रू, एनबीएफसी के थ्रू। आपने जैसे किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, आप उसका पैसा टाइम से दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, या आपने लोन लिया हुआ है उसका पैसा आप टाइम से दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, बैंक हर 15 दिन में वो इंफॉर्मेशन सिविल के पास या बाकी सीआईसीज के पास, इंडिया में टोटल 4 सीआईसीज हैं, सिविल या बाकी और 3 या इनफैक्ट चारों सीआईसीज के पास वो डेटा हर फोर्टनाइटली जाता है, फोर्टनाइटली या मंथली बेसिस पे। उस डेटा के हिसाब से कंपनीज अपनी एल्गोरिदम लगा के आपका स्कोर बनाती है। सिविल स्कोर जो कि 300 से 900 के बीच में आपकी क्रेडिट वर्दीनेस को बचाता है। जितना अच्छा सिविल स्कोर है, मतलब आप लोन रिपे करने में उतने ज्यादा अच्छे हो। 750 से ज्यादा अगर स्कोर होता है तो आपको अच्छे लोन मिलने के चांसेस होते हैं, और अगर स्कोर 750 से कम होता है सिविल का, दैट मीन्स आपके लोन रिपेमेंट में दिक्कत है। आपने मान लो एनपीए कर दिया, एनपीए हो गया, तो आपका सिविल स्कोर और ज्यादा बिगड़ जाएगा। आप एक किस्त मिस कर गए, दूसरी किस्त में आपने पैसा दे दिया, तो उससे भी आपका स्कोर थोड़ा सा बिगड़ेगा। जितना ज्यादा आप टाइमली रीपे करते हो लोन को, उतना अच्छा सिविल आपका मेंटेन रहता है। व्हाट इज एनपीए? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनपीए? एनपीए क्या होता है? हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है। ये वो लोन होता है, वो एडवांस होता है जिसके अंदर बोरोवर ने इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट 90 डेज तक नहीं पे करा होता। मतलब पूरा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल नहीं पे किया होता। अगर थोड़ा सा भी बचा है ना, अगर 1 रुपया भी बचा है, तो ये आपका अकाउंट एनपीए कहला दिया जाता है। एनपीए हमारे 3 तरह के होते हैं, सब स्टैंडर्ड एसेट्स होते हैं, डाउटफुल एसेट्स होते हैं, लॉस एसेट्स होते हैं। एनपीए आइडेंटिफाई कौन करता है? या तो बैंक खुद से आइडेंटिफाई करेगा, बैंक या फिर एचएफसी, या फिर उनका ऑडिटर करेगा, या फिर सुपरवाइजर भी करता है। बैंकों के केस में आरबीआई करेगा और एचएफसी के केस में एनएचबी करेगा। तो कोई भी एनपीए अकाउंट अगर 12 महीने तक ओवरड्यू होता है, 12 महीने तक वो अगर एनपीए रहता है, तो उसको हम सब स्टैंडर्ड एसेट बोलते हैं। अगर 12 महीने से ज्यादा के लिए ओवरड्यू होता है, तो उसको हम डाउटफुल एसेट बोलते हैं। और जब बैंक को या कंपनी को लगता है कि अब यहां से पैसा नहीं मिलेगा, वो उसको लॉस एसेट के नाम से डिक्लेयर करता है अपनी बैलेंस शीट के अंदर कि अब ये लॉस एसेट हो गया है। सरफासी एक्ट क्या होता है? व्हाट इज सरफासी एक्ट? सरफासी होता है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट 2002। सरफासी एक्ट इज सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। इसकी हेल्प से क्या होता है, जो बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या एचएफसीज हैं, अगर कोई प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन होता है, वो प्रॉपर्टी और वो लोन एनपीए हो जाता है, तो वो इस एक्ट के थ्रू उस प्रॉपर्टी का पोजेशन ले लेते हैं। प्रॉपर्टी तो मॉर्गेज करनी पड़ती है बैंक या एचएफसी के पास, चाहे आप नया घर खरीदने के लिए लोन लो या एग्जिस्टिंग घर को गिरवी रख के दोबारा कोई लोन लो। अगर आपके घर के अगेंस्ट में लोन है, फ्लैट या प्लॉट के अगेंस्ट में लोन है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन है, तो वो आप गिरवी रख रहे हो बैंक या कंपनी के नाम पर, तभी आपको लोन मिल रहा है। अगर आपने लोन का पैसा नहीं चुकाया, तो बैंक के पास वो राइट है, कंपनी के पास वो राइट है थ्रू सरफासी एक्ट, कि आपकी प्रॉपर्टी का पोजेशन ले ले
और उसके लिए उसे कोर्ट प्रोसीजर में जाने की जरूरत नहीं है। अब पोजेशन लेकर वो उसे बेच सकता है, उसका ऑक्शन कर सकता है और उससे अपने लोन का पैसा निकाल सकता है। बट इसमें एक पॉइंट क्या है, अगर मान लो आपकी 50 लाख की प्रॉपर्टी है और आपका 10 लाख रुपए पेंडिंग है, 10 लाख रुपए आप बैंक को नहीं दे रहे हो, तो बैंक ने अगर आपके 50 लाख के घर को पोजेस करके इसका ऑक्शन करा और मान लो 50 लाख में ही घर बिक गया, तो बैंक इसमें से अपना 10 लाख रुपए काटेगा, जो भी बैंक के अदर लिटिगेशन एक्सपेंसेस हैं वो काटेगा और फिर वो बचा हुआ पैसा जितना भी है वो आपको दे देगा। बैंक ऐसा नहीं है कि जितने का घर बिका पूरा का पूरा पैसा बैंक का, नहीं। बैंक सिर्फ अपने लोन का अमाउंट और अपने फीस और चार्जेस जो लगेंगे सिर्फ उसको रिकवर करेगा, बाकी पैसा बोरोवर को दे दिया जाएगा। व्हाट इज एआरसी एंड डीआरटी? एआरसी क्या होते हैं, डीआरटी क्या होते हैं? एआरसी होती है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये क्या करती हैं, जो बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के एनपीए होते हैं उनको एक्वायर कर लेती हैं। मान लो कि किसी बैंक का या किसी कंपनी का 100 करोड़ का एनपीए है टोटल। 100 करोड़ में बहुत सारे अकाउंट होते हैं। तो किसी एआरसी ने बोला एक काम करो, तुम यार कहाँ फालतू के झमेले में पड़े हो, तुम ये 100 करोड़ का तुम्हारा तो डूबा हुआ है ना, तुम्हारा तो एनपीए है, तुम ये 15 करोड़ में मुझे दे दो। तो इन्होंने एनपीए एक्वायर कर लिया बैंकों से या एनबीएफसी से या एचएफसी से। फिर ये उन्हें रीस्ट्रक्चर करती हैं, उन्हें मैनेज करती हैं। कैसे? ये उन घरों पे कब्जा करके उन्हें बेचते हैं, उनका ऑक्शन करते हैं, या फिर उन्हें सेटल किया जाता है, जैसे जो रिकवरी वाले होते हैं। अब मान लो कि सेटल करने पे इन्हें 20 करोड़ या 25 करोड़ रुपए मिल गए 100 करोड़ में से, तो इन्हें तो 10 करोड़ का फायदा हो गया ना, कि 15 करोड़ में इन्होंने खरीदा, 10 करोड़ इन्हें और मिल गया। बैंक और एचएफसी क्यों इनको अपने ये इस तरह के एसेट बेच देते हैं? क्योंकि वो इतने आदमी लगाएंगे, फिर इतना तामझाम करेंगे, फिर जाके पैसा मिलेगा, तो इतने में तो वो अपने बिजनेस पे फोकस करके और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो ये हमारा एआरसी होता है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। डीआरटी होता है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। ये एक ट्रिब्यूनल्स होता है या फिर एक स्पेशल कोर्ट की तरह समझ लो, ताकि बैंकों का या एचएफसी का जो भी पैसा अटका हुआ है, जिसमें सरफासी एक्ट के थ्रू आपको उसका पोजेशन लेना है, तो उसके लिए जो ट्रिब्यूनल होता है, उसके लिए जो कोर्ट प्रोसेस होता है, वो डीआरटीज के थ्रू होता है। दीज आर द स्पेशलाइज्ड कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स फॉर स्पीडी रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये रिकवरी ऑर्डर्स पास करते हैं, जिसके बाद बैंक आपकी प्रॉपर्टी का पोजेशन ले सकता है और उसे बेच सकता है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एलआईसी एचएफएल से रिलेटेड, एनएचबी से रिलेटेड या इन्हीं से रिलेटेड कुछ टर्म्स पर। बाकी बैंकिंग अवेयरनेस के जो वीडियोस हैं वो तो आपको करने ही करने हैं। 3 या 4 वीडियोस में और लेकर आऊंगा इस सीरीज के अंदर। तब तक ये मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है आईबीपीएस इंटरव्यूज, इसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अगर अब तक ज्वाइन नहीं करा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।